हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिसिटी की जो दी थी आपको, उसमें सभी फार्मूले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के और उन पे बेस्ड एटलीस्ट वन और टू न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज तो वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अदरवाइज एक बार उनको वॉच करके पहले वो क्वेश्चंस कर लें, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक आपका था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो मैंने ये कहा था कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं सीरीज और पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल्स कवर कर देता हूं एंड कुछ पावर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज करंट के रिलेशंस के। तो आप इन्हें केयरफुली वॉच कर लें, नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें। और अगेन रिपीटेडली एक ही बात बोलता हूं कि अगर कोई डाउट हो तो जरूर नेवर हेजिटेट टू आस्क, क्योंकि जो स्टूडेंट हेजिटेट करता रहेगा तो प्रॉब्लम्स पाइल अप हो जाएंगी और थोड़े समय बाद सब्जेक्ट और टीचर बिल्कुल बेकार लगेगा। तो इसलिए नेवर हेजिटेट टू आस्क, चाहे आपका स्कूल का हो या मेरे यहां हो या किसी कोचिंग पे अगर जाएं, प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो सो दैट आपके माइंड में उसके कॉन्सेप्ट सेट हो जाएं। तो देखिए सीरीज और पैरेलल का, तो अगर सपोज 1 मार्क्स में ये पूछें कि व्हाट इज मेंट बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका भी आपको आंसर वन लाइन में आना चाहिए। अ सर्किट इन विच resistances are connected end to end. End to end means first, second, third. It is called end to end. Then it is called series combination. फिर ये पूछ सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में इफ टू आर मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू एंड्स, बिटवीन द सेम टू एंड मींस ए और बी है, ए और बी के बीच में एक, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, बिटवीन द सेम टू एंड्स। तो आप इसे याद कर लें, लिखने के पर्पस से यही लिखा जाएगा, when they are connected between the same two ends then it is called parallel combination. लॉ ऑफ सीरीज और लॉ ऑफ पैरेलल मैंने पहले भी दे दिए हैं, लास्ट वीडियो में भी कवर किए थे। तो आप उनको लॉ को तो लॉ की लैंग्वेज है, उन्हें याद करें। देखिए इन न्यूमेरिकल को करने इसके लिए ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R तो यूज होगा ही होगा। जो प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, वो आती है आपको सीरीज पैरेलल की कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। तो देखिए इसके अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाना सीख लो। उसके बाद आपको फिर सीरीज और पैरेलल का लॉ अप्लाई करना बहुत इजी लगेगा। इसमें एक बात जो बेसिक काम करती है ना, वो ये जहां से करंट का पाथ डिवाइड हो जाता है, जहां से करंट का पाथ डिवाइड हो जाता है वहां से पैरेलल शुरू हो जाता है। और जहां करंट सेम पाथ पे चलता रहेगा, जब तक सेम पाथ पे चलता रहेगा तब तक सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपका इनके ऊपर बेस कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आते, बट हाँ जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे एज ऑन डेट जितनी मार्केट में रेप्यूटेड बुक्स हैं उन सब के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, टाइप तो लगभग ऐसे ही होगी। तो आप इन्हें जरूर समझ लें। टेक अ रजिस्टर, टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो। तो देखिए इसमें यह है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन द सर्किट। आप इसे समझें, अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास एक सोर्स ऑफ करंट है, ये सोर्स ऑफ करंट है, ये रहा। यहां से एक सर्किट मेरा 7, 10 को कवर करके वापस आ गया। तो मैं इसको इस तरह से कर दूं कि यहां से 7 और यहां से 10, मैंने आपको बताया ये सर्किट यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहला इसके रास्ते में आया 7 तो मैंने लिख दिया 7 ओम्स। फिर इसके रास्ते में आया 10 ओम्स, मैंने लिख दिया 10 ओम्स। अब इस जगह पे आके ये टर्मिनल जो है 7 और 10 का ज्वाइंट, 7 और 10 का ज्वाइंट जो मैंने यहां पर ए मार्क कर दिया वो मैंने यहां ए मार्क कर दिया। यहां से करंट का पाथ डिवाइड हो गया और करंट का पाथ इधर भी गया, इधर भी गया, ये तो हमने कंसीडर कर लिया। ये जो पाथ है ये 6 और 4 को कवर करके 10 के एंड पॉइंट पे आ गया। तो मैं इसका अगर डायग्राम ऐसा बना दूं, ऐसे ऐसे, तो आप देखो 10 के बिगिनिंग से यहां से स्टार्ट हुआ, 6 और 4 कवर किया, 6 और 4 कवर कर दिया, और 10 के दूसरे एंड पे, 10 का ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, यानी ये बी एंड ये है जो मैंने यहां बी मार्क कर दिया है। तो आप देखो अगर ये समझ आ गया ना, फिर क्वेश्चन करना बड़ा इजी रहेगा। देखिए इसके अंदर भी
अगर आपको प्रेजेंटेशन की बात सिखाऊं तो आप हमेशा पहले लिख लिया करो R1 R2 R3 और लैंग्वेज में लिखा जाएगा रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2 बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज, इस तरह से लिखा जाएगा फॉर द टाइमिंग, जस्ट टू सेव टाइम एंड टू गिव यू मैक्सिमम नॉलेज इन लीस्ट टाइम। तो मैं अभी लैंग्वेज आपको बता रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, बट आपको लिखनी पड़ेगी सो दैट आपको 100% मार्क्स मिले, ये लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये R1 और R2 मार्क किए, तो आप लिखोगे रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2 बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6 + 4 = 10 ohms। यहां तक आपने मिला दिया इसको। Then you will write this combination is in parallel with R3, इसका नाम दे दोगे R3। This combination is in parallel with R3, फिर लिखा जाएगा therefore by law of parallel combination resultant is given by, अब पैरेलल में 1/r डैश ले लो इसको। इसका रिजल्ट था 10, तो 1/10, ये पहले ही 10 है तो 1/10, तो 2/10, 2/10 मींस 1/10, 1/5, तो therefore r dash is equal to 5 ohms। ये हो गया। अब आपने पहले इन्हें मिला के एक कर लिया, इसके साथ इसे मिला के एक कर लिया, अब ये सारा एक हो गया और इसका रिजल्ट आया 5। तो फिर लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी? दिस कॉम्बिनेशन, अब हम यहां तक की बात कर रहे हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद R4, इसकी नंबरिंग कर दो R4। therefore resultant is given by law of series combination 7 ये था, इस सारे का रिजल्ट 5 है, तो 7 + 5 12 ohms इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद ये है कि इसकी करंट कितना है, तो बाय ओम्स लॉ V/I = R, पूरे सर्किट में 24 वोल्ट का करंट वोल्टेज है। R आपने कैलकुलेट कर लिया 12, तो इधर आ गया I, तो I = 2 एम्पियर। तो ये आंसर नंबर 2 हो गया कि पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट है और 12 ओम का रेजिस्टेंस है। मैंने आंसर पहले इसके मार्क कर दिए थे सो दैट कोई डाउट ना रहे। तो 12 और 2 मैंने मार्क कर रखे हैं। तो आपने देखा कि सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इफ वोल्टेज इज 3 वोल्ट्स। तो देखिए इसके अंदर करंट, सपोज मैंने, इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज इनके बीच में है, तो आपका करंट यहां से लेटर से स्टार्ट हुआ, यहीं से ही करंट के 3 पाथ हो गए, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, 3 पाथ हो गए। मैं पहले इसकी बात करूं जो स्ट्रेट है, तो मैं आपको इस तरह से लिखवा रहा हूं कि सपोज ये सोर्स ऑफ करंट है, लेटर से ये सोर्स ऑफ करंट है, यहां से एक तो सीधा ही 15 का कनेक्ट हो गया, तो मैंने आपको ऐसे कर दिया कि 15 ओम्स का सीधा ही यहां कनेक्ट हो गया, 15 ओम्स का। अब देखिए ध्यान से, जो 15 ओम का ये ज्वाइंट है, ये 15 ओम का ये ज्वाइंट है, ये यहां से फिर 2 पाथ हो गए, एक 4 की तरफ चला गया, एक 3 की तरफ। तो मैं आपको इसको फिर बता दूं, एक इधर चला गया और एक लेटर से एक इधर चला गया। जो पाथ P से, ये P है, ये P मैंने यहां मार्क कर दिया, जो पाथ P से इधर गया वो टर्मिनल तक वापस कैसे आया, 4 और 6 को कवर करके, तो दैट इज 4 और 6 को कवर करके ये वापस आ गया 15 के एंड पॉइंट पे। आप ये देखो 4 6 को कवर करके 15 के एंड पॉइंट पे, 4 मैं यहां लिख देता हूं, 4 और 6 को कवर करके ये Q मान लिया मैंने, ये Q है, तो ये 15 का एंड पॉइंट है, यहां वापस आ गया। एक पाथ ये भी है जो 3 और 3 को कवर करके फिर Q पे पहुंच गया, तो मैं इसे ऐसा कर दूं, 3 और 3 को कवर करके फिर Q पे पहुंच गया, दैट इज ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो आप देखें इसमें अगर आपको ये लगेगा कि ये पैरेलल है या ये पैरेलल है, तो इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं थ्रू माय लॉन्ग एंड रिच एक्सपीरियंस, आप उस तरीके से समझ के चलो, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर अब सब सिंपलीफाइड डायग्राम बन गया। अब बाकी प्लस माइनस और पाथ तो मैंने नहीं शो किया। अब आप देखें ये एक ब्रांच है जिसके अंदर 4 और 6 है, इनकी नंबरिंग कर लोगे R1 R2, इनका रिजल्टेंट आप लिखोगे इज गिवन बाय 4 + 6 10 ohms।
फिर एक ये ब्रांच है, इसमें भी 2 हैं, आप इनका रिजल्टेंट लिखते से R डैश लिखोगे, 3 and 3 6 ohms। अब आपने इसको मिला के 1 कर दिया, इसको मिला के 1 कर दिया, तो आप ये लिखोगे these two combinations are in parallel with 15 ohm resistance। तो इन दोनों का रिजल्ट इसके साथ पैरेलल में है, तो therefore by law of parallel combination resultant is given by 1/10 इसका, 1/15 इसका और 1/6 इसका। एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा तो 3, ये 2, ये 5, 10/30, 10/30, ये 1/3 आया, तो therefore resultant is equal to 3 ohms। तो इसका रिजल्टेंट 3 ohms है, ये मैंने यहां भी लिख दिया है, 3 ohms इसका आएगा। और अगेन इसने कहा है अगर वोल्टेज 3 हो तो फिर वही ओम्स लॉ V/I इज इक्वल टू R। तो वोल्टेज है 3, R है 3 और करंट आएगा 1 एम्पियर, तो ये इसका सेकंड आंसर बन जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनवेरिएबली बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। पहले रादर प्री बोर्ड में हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा हो, बट आप इसे समझ ले कॉन्सेप्चुअली कि सोर्स ऑफ करंट से यहां से आके लेट अस ये पॉइंट मैंने ए मार्क कर लिया, ए से पाथ डिवाइड हो गया, तो मैं सबसे पहले सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊं। ये यहां पर ए आया और ए से करंट का पाथ डिवाइड हो गया। पहले मैं एक काम कर देता हूं कि आप ए से ये लेट अस से बी तक होके ये वापस माइनस पे पहुंच गया, तो ए से एक कवर करके लेट अस से ये बी तक वापस पहुंच गया। 10 ये वाला लिया मैंने, 10 ये 10 अगर आप इसकी नंबरिंग R1 करोगे तो ये R1 है। अब इंपॉर्टेंट ये ऐसा नहीं कि ये पैरेलल में है या ये पैरेलल में, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब ए और बी एंड पॉइंट है, ए और बी एंड पॉइंट है 10 के, ए से एक वायर स्टार्ट हुई और वो 10 कवर करके बी पे आ गई। तो आप देखो मैं इसको ऐसा बना दूं, इसके ऊपर 1 2 और 3 और बी पे वापस आ गई। तो ये तीनों, क्योंकि देखो यहां से पाथ नहीं बदला, ये पाथ गया, पाथ बदला नहीं और बी के ज्वाइंट पे आगे मिल गया, तो दैट इज ये 10 और ये 10 ये सीरीज में है और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। अब अगेन इसके बाद आप लिखोगे R1 R2 R3 रिजल्टेंट ऑफ R1 R2 R3 बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 10 यानी 30 ohms। इसकी नंबरिंग मान लो आपने कर दी R4, देन यू विल राइट दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद R4 इसके साथ, therefore रिजल्टेंट इज गिवन बाय, इसका आ गया 1/30, इसका आ गया 1/10, एलसीएम 30, 1 + 3 4/30, 4/30 मीन्स 2/15। अगर R1/R की वैल्यू 2/15 है तो आई विल राइट R इज इक्वल टू 15/2, दैट इज 7.5 ohms इज द आंसर। ये 7.5 ohms इज द आंसर। फिर है भाई V/I इज इक्वल टू R, तो दैट इज V/R इज इक्वल टू I। तो वोल्टेज ऑफ सोर्स वो है 3 अपॉन ये है 7.5 यानी 15/2 है, तो 2 आप ऊपर कर दो, 15 इस तरह से कर दो, ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.4 एम्पियर। देयरफॉर करंट इन द सर्किट इज 0.4 एम्पियर। तो दीज आर 3 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो आपको सीरीज और पैरेलल का बेसिक समझा के चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आई विल विश टू ऐड वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो कॉन्सेप्चुअली समझ आए तो आपको सिर्फ एक अच्छा सा लाइक देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको पूरी 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाए और हर टॉपिक बड़ा सिंप्लीफाइड वे में स्टार्टिंग से लेकर बेसिक लेक्चर से। अगर मान लो मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद फिर आपको डिफरेंट बुक्स से आर डी शर्मा, एस अग्रवाल एंड अदर बुक्स ऑल्सो मैं सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर देता हूं। तो आपको 9th और 10th में मेरे सपोर्ट के अलावा किसी और की नीड ना पड़े, मैं ऐसे ट्राई करके चल रहा हूं कि आपको
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में थॉरली कवर करवा दूं। तो देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या है। यह 2.2 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड इन 5 एम्पीयर सर्किट at 220 volt. What is the current drawn? What result do you expect? तो इसमें सबसे पहले तो अबाउट 5 एम्पियर और 15 एम्पियर सर्किट सुन लें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन थियोरेटिकली आता है और बच्चों को आंसर नहीं करना आता। देखिए एक तो आपका जो लाइटिंग सर्किट है दैट इज कॉल्ड 5 एम्पियर सर्किट। जैसे इस रूम में लेट अस से मैंने ट्यूबलाइट्स, फैन और लेट अस से कुछ और छोटा सा अप्लायंस कनेक्ट किया हुआ, एलईडी कनेक्ट की हुई है, इन सब का करंट ड्रॉन इस रूम के सर्किट में 5 एम्पियर से कम ही रहेगा, तो मैं इसे 5 एम्पियर सर्किट पे लाइटिंग वाले सारे कनेक्ट किए हुए हैं। बट एक होता है पावर सर्किट, उसको बोलते हैं 15 एम्पियर सर्किट। तो 15 एम्पियर सर्किट में आप जितने भी हैवी अप्लायंसेस हैं, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, कन्वेक्टर हो गया, जो जिनका करंट ड्रॉन ज्यादा होता है, मोर देन 5 एम्पियर है, वो आप फिर 5 एम्पियर सर्किट पे कनेक्ट नहीं कर सकते। देन ये क्वेश्चन वैसा ही है। उस केस में क्या रिजल्ट होगा मैं अभी आपको बता देता हूं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इसके अंदर आपको दे रखा है पावर इज 2.2 किलोवाट, इसे कन्वर्ट कर लें, इट इज 2200 वॉट। डोमेस्टिक सप्लाई इज 220 वोल्ट्स, तो इसे 220 वी। तो पहला पार्ट है व्हाट इज द करंट ड्रॉन। तो फार्मूले आपको मैंने लास्ट वीडियो में सारे बता दिए, एक ही वीडियो में मैंने सारे फार्मूले कवर कर दिए हैं। तो फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। याद कर लेना, बहुत काम आएगा ये फार्मूला, बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो पावर है 2200, वोल्टेज है 220 और I है करंट ड्रॉन। आप इसको अपॉन में लाओगे तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये तो हो गया आंसर, करंट ड्रॉन बाय इट इज 10 एम्पियर। बट सर्किट की सेफ्टी लिमिट 5 एम्पियर है, दैट इज उस सर्किट में 5 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट ड्रॉन होगा तो ये पूछा भाई क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो देखिए इसके अंदर एक टर्म यूज करते हैं, ओवरलोडिंग। व्हाट इज मेंट बाय ओवरलोडिंग? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि अगर मान लो जितने भी अप्लायंसेस आपने एक सर्किट में कनेक्ट कर रखे हैं, उन सब का टोटल आपका करंट ड्रॉन अगर 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा तो इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग फॉर दैट सर्किट। यानी जो उसकी सेफ्टी लिमिट है, अगर आपने उससे भी ज्यादा करंट ड्रॉ किया तो दैट इज केस ऑफ ओवरलोडिंग। तो हम इसे कह सकते हैं इफ द करंट ड्रॉन बाय ऑल अप्लायंसेस इज मोर देन द सेफ्टी लिमिट ऑफ सर्किट, देन वी से इट इज केस ऑफ ओवरलोडिंग। अब क्वेश्चन है कि ओवरलोडिंग का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो इसके अंदर एक टर्म आती है, वो भी सुन लो, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किटिंग। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर सपोज करंट ड्रॉन सेफ्टी लिमिट से ज्यादा, यानी वायर्स उतना करंट कैरी नहीं कर पा रही, तो वायर विल गेट हीटेड अप। जब वायर हीटअप हो जाएंगी तो उनका इंसुलेशन इट विल मेल्ट। जब इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगा तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दे विल कम इनटू कांटेक्ट डायरेक्टली। लाइव और न्यूट्रल डायरेक्ट टच कर जाएंगे, देन वी से इनफाइनाइटली हाई करंट फ्लोज। तो उस केस में पहले मैंने बताया ओवरलोडिंग, ओवरलोड से हुआ हीटिंग, हीटिंग से हुआ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से लगेगी आग। तो दैट इज जब हाई इनफाइनाइटली हाई करंट फ्लो करेगा तो देन इट मे कॉज फायर। तो आपको इस केस में ये बताना है, यहां पर करने के बाद, सिंस द करंट ड्रॉन इज मोर देन 10 एम्पियर, इज मोर देन सेफ्टी लिमिट ऑफ सर्किट, देयरफॉर आइदर फ्यूज विल ब्लो ऑफ। अगर फ्यूज आपका अच्छी क्वालिटी का है तो पहली बात तो फ्यूज ही ब्लो ऑफ हो जाएगा, और अगर सपोज फ्यूज आपने गलत लगाया हुआ है, फ्यूज ठीक नहीं लगा हुआ, फ्यूज ब्लो ऑफ नहीं होता, तो देन इट विल बी द केस ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में कॉज हीटिंग, हीटिंग में कॉज इंसुलेशन का मेल्ट होना, एंड दैट मे कॉज फायर। तो ये सारे इसके आप कंसीक्वेंसेस समझ भी लें और आप लिख भी लें, और इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में जरूर आ जाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दे रखा है एक वायर है, इसी मटेरियल की दो और वायर दे दी, इसका रेजिस्टेंस दे दिया 18 ओम्स। आपको बताना है इनका कितना रेजिस्टेंस होगा।
10 ओम्स, 20 ओम्स, 30 ओम्स कितना होगा। तो फॉर्मूला पहली बात तो याद होना चाहिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई रो इज रेजिस्टिविटी। क्योंकि मटेरियल सेम है तो वो चेंज नहीं होगा। तो आपका जो 18 ओम्स दे रखा है ना, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये इस फार्मूले के लिए है और इसकी वैल्यू आपको 18 ओम्स दे रखी है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 ओम्स गिवन है। अब क्वेश्चन है कि इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। तो मैं केस 1 को डिस्कस कर रहा हूं। केस 1 में मैं R डैश ले लेता हूं। R डैश इज इक्वल टू रो, इस तरह लेंथ 3 गुनी बढ़ गई 3L बाय ए, इसने कहा वायर थिन हो गई तो A बाय 3, जो इसका डेटा है वो यूज करना है, इज इक्वल टू रो 3L A बाय 3 विल बिकम 3 बाय A, ये बन जाएगा रो L बाय A इंटू 3 इंटू 3 9। तो देखिए इसके अंदर रो L बाय A, इसकी वैल्यू 18 है, तो मैं इसे कह सकता हूं 18 इंटू 9 इज इक्वल टू 162 ओम्स विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। आपने क्या करना है, जो चेंजेस कहें, जितना लेंथ चेंज करें, जितना एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करें, वो प्लेस कर दो और देन उसको गिवन वैल्यू यानी R L बाई रो L बाई A से कंपेयर कर लो इसको। सेकंड केस में देखें, इस केस में मान लो मैंने रिजल्टेंट को R डबल डैश शो कर दिया, रो इसमें लेंथ को कहा इट इज L बाई 3 अपॉन वायर को थिक कर दिया इट इज 3A लाइक दिस। फार्मूला भी है रो L बाई A, पर जो चेंजेस कहे वो इसमें कर दिए हैं। तो R डबल डैश इज इक्वल टू रो L बाय 3 एंड 3A लाइक दिस, ऐसे रहेगा ये। फिर वी कैन से R डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय 9, मैंने सेपरेट कर दिया, रो L बाय A, रो L बाय A और 1 बाय 9 अलग कर दिया, और रो L बाय A की वैल्यू 18 है, तो आई विल राइट 1 बाय 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 ओम्स, दैट इज इसका रेजिस्टेंस 2 ओम्स होगा। इसमें आपको बता दूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने एक वीडियो पहले आपको दे रखी है जिसमें सिर्फ सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स कवर्ड हैं, आप उस तरह के न्यूमेरिकल को जरूर कर लें। वो क्या टाइप है, मैं टाइप समझा देता हूं। वो टाइप इस तरह से है कि अ वायर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस is cut in 2 equal pieces and then they are joined in parallel, पहला। या a wire of 90 ohm resistance is cut in 3 equal pieces and then they are joined in parallel, या a wire of 80 ohm resistance is cut in 4 equal pieces then they are joined in parallel। तो आप ये समझ लें, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो अगर आप 100 ओम वाले के 2 पीस करोगे तो 50-50 ईच हो जाएगा, तो आप 50-50 वाले 2 पैरेलल में कनेक्ट का लॉ अप्लाई करोगे। मान लो 90 वाले को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आप लिखोगे सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, देयरफॉर ऑन मेकिंग 3 इक्वल पीसेस ईच पार्ट विल हैव रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम्स। टोटल 90 था, 30, अब 30 के 3 पार्ट्स पैरेलल में हो गए। फिर मान लो 80 ओम है, 4 पार्ट, तो फिर वही लिखना पड़ेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, देयरफॉर ऑन मेकिंग 4 इक्वल पीसेस ईच पार्ट विल हैव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स। 20 4 बन जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट से समझ के चलोगे ना, तो यू कैन अटेम्प्ट अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी फॉर द टाइमिंग, क्योंकि फिर अगेन मैं यही चाहता हूं कि वीडियो बहुत लेंथी ना हो, जितना आप करें इंटरेस्ट से करें, उसे समझें, वहां तक आप बिल्कुल कंसोलिडेशन कर लें, पक्का कर लें, कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं वीडियो की लेंथ ना बढ़ा के, मैं अभी फॉर द टाइमिंग इसको मैं सम अप कर देता हूं। मैं नेक्स्ट वाले में आपको जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले न्यूमेरिकल्स हैं, पावर के ऊपर बेस्ड हैं, वो आपको सेपरेट करवा दूंगा। और यहां तक कि यही बात है कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है मेरी फेवर में, आपको सिर्फ अच्छा सा लाइक देना है, सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करनी है, और मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, सो दैट आपको कहीं भी सपोर्ट की जरूरत हो तो you can fall back upon me. I am just your cushion. Thank you for watching the video and never forget to subscribe the channel also. Thank you once again.